डेविलप पॉइंट के हिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है तो उस परीक्षा में हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री जिसे हम आधुनिक भारत कहते हैं, उस आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया कि जब जीएस का क्लास शुरू किया जाए तो आधुनिक भारत से ही इसकी स्टार्टिंग की जाए। और आधुनिक भारत में जो पहला टॉपिक आता है वो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। वैसे तो यह टॉपिक मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में कॉमन रूप से पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर इसको नहीं समझा जाए तो आधुनिक भारत क्या है, कौन सी कंपनियां आई, कब आई और कैसे उन कंपनियों के बीच मतभेद हुआ और एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए कैसे वो कंपनियां भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करती हैं, अपने व्यापार का प्रसार करती हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और हमारे क्लास की सबसे खास बात ये होगी कि अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की या जितना भी वीडियो देखा, हमने कोशिश किया है कि इस वीडियो में आपका ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाए, कहीं से आपको फिर दूसरा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे आती हैं। कहा तो यह जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 ईस्वी से पुर्तगाल के माध्यम से हुआ, जबकि पुर्तगाल वासियों ने भारत की खोज की। यहीं से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भारत की खोज क्यों, आखिर कोई भी कंपनी भारत की खोज क्यों। खोज का मतलब क्या हुआ? खोज का मतलब कि इससे पहले भारत कभी था ही नहीं या फिर भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो कि आज से 5000 साल पहले घटित हुई, और उस सभ्यता में ये हमारा भारत है। इसको आप लोग मैप में देखिए, ये भारत है, ये जो जगह है ये हड़प्पा स्थल है। और इस सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध है वो इस क्षेत्र से था, मेसोपोटामिया से था, फारस से था, रोम से था। इन सभी जगहों से हड़प्पा के व्यापार के अवशेष मिले। भारत का बहुत प्राचीन समय से फारस से व्यापार होता रहा है, मेसोपोटामिया से व्यापार होता रहा है। तो इसका मतलब ही नहीं, आज से 5000 साल पहले का जो है ये साक्ष्य है कि भारत का व्यापार विश्व के अनेक देशों से होता रहा है। और कुछ बहुत सारे यात्री भी थे जो पहले भारत आए थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है भारत की खोज। तो भारत की खोज का इसमें एक लंबी कहानी है, और वो ये कहानी है जो 1453 ईस्वी से शुरू होती है। 1453 ईस्वी 1453 ईस्वी में इसी क्षेत्र में एक घटना घटती है। पहले होता क्या था कि यूरोप के व्यापारी स्थल मार्ग से ऐसे तुर्की होते हुए, यहाँ पर एक कुस्तुनतुनिया नाम का एक नगर था, और यहाँ से ऐसे होते हुए इन लोगों का, ये सारे लोग यहाँ से ऐसे होते हुए भारत आते थे, या फिर इधर से ऐसे भारत आते थे। लेकिन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी और अरबों का यहाँ साम्राज्य, इन लोगों ने इसका छीन लिया और यहाँ अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के फलस्वरूप इस व्यापार पर, जो यूरोप का भारत के साथ होता था, इस व्यापार पर अरबों का अधिकार हो गया। और उन लोगों ने अब भारत से सामान उठाना शुरू किया और उसी चीज को कई गुना दाम बढ़ाकर यूरोप में बेचना शुरू किया। ये समय था 1453 ईस्वी का। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया में का पतन हुआ तो यहाँ से कुछ बुद्धिजीवी उठ करके इटली चले गए और यूरोप चले गए। इटली यूरोप जाने के बाद वहाँ उन लोगों ने अपनी कई बौद्धिक रचनाएं की। बौद्धिक रचनाओं के समय वहाँ पुनर्जागरण का काल आया, और उस पुनर्जागरण से यहाँ बहुत सारी कंपनियां खोली और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग के कार्य शुरू हुए, फैक्ट्रियां लगी, कल कारखाने लगे और यहाँ उत्पादन बढ़ने लगा। इस उत्पादन, जब यहाँ का उत्पादन बढ़ने लगा तो यहाँ के लोगों को कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। फिर जब वो बन जाता था तो बनने के बाद उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए इन लोगों को नए नए क्षेत्र की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी ये जानते थे कि पूरब से जो इनका पहले व्यापार होता था वो व्यापार अवरुद्ध हो गया, और वो व्यापार अभी भी इटली में जो एक वेनिस नाम का जगह था, वो जगह अभी भी व्यापार करता था लाल सागर होते हुए भारत से। और इसके व्यापार की वजह से ये वेनिस शहर काफी
फल फूल रहा था और इसकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी। तो इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए यूरोपीय कंट्री में दो ऐसे देश थे जिन्होंने कि भारत के समुद्री मार्ग को खोजना शुरू किया और उनको ये लगा कि भारत में अगर हम कोई दूसरा मार्ग खोज लेते हैं जिससे कि हमको ना तो इधर से होके जाना पड़े और ना इधर से होके जाना पड़े, तो इन लोगों ने, यहाँ पर एक देश था पुर्तगाल और यहाँ पर एक देश था स्पेन। सबसे पहले स्पेन के राजा ने, वहां के एक नाविक थे क्रिस्टोफर कोलंबस, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से स्पेन से निकलते हैं भारत को खोजने के लिए। और उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से सीधे निकलूं तो आगे चल के हमको भारत मिल जाएगा। वो निकले तो भारत खोजने के लिए, लेकिन कुछ सप्ताह बाद जब वो उनको स्थल दिखाई पड़ा तो उन्होंने समझा कि ये भारत है। इसको उन्होंने भारत समझा, इंडिया समझा। और यहाँ पर कुछ लोग भी उनको दिए, यहाँ पर ये आकर के अपना बेड़ा उतार लिए, और लेकिन पहुंचने पर उनको पता चला कि ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है। फिर भी वहां के लोगों को उन्होंने इंडीज नाम दिया और रेड इंडियन कहा। तो यहाँ जितने भी लोग पाए जाते हैं इस क्षेत्र पर, इन सारे लोगों को रेड इंडियन कहा गया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न बनता है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? तो रेड इंडियन अमेरिका के निवासी हैं, वो भारत के निवासी नहीं है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इस जगह की खोज की थी। ये तो यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, ये दूसरी कहानी है। अब आते हैं हम लोग कि आखिर भारत खोजा कैसे गया। तो पुर्तगाल के एक राजकुमार थे हेनरी, उनको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। वो नाविक भी थे, खोजकर्ता भी थे, और खोज के लिए अपने देश के नाविकों को काफी प्रश्रय देते थे, काफी वो पैसा खर्च करते थे कि आप लोग पूरब के देशों का मार्ग खोजिए, भारत का मार्ग खोजिए। उसके लिए उन्होंने काफी पैसा खर्च किया। तो एक बार हेनरी द नेविगेटर खुद दक्षिण अफ्रीका के किनारे किनारे तक आया था और अपना एक मैप बनाया था। लेकिन उस समय तक लोगों को यह पता नहीं था कि धरती गोल है। बहुत दिनों की यात्रा के बाद हेनरी द नेविगेटर यहाँ से लौट गए, और लौटने के बाद उन्होंने जो मैप बनाया, उस मैप के आधार पर 1487 ईस्वी में एक व्यक्ति फिर से भारत की खोज के लिए निकलता है, और उसका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज। वो ऐसे खोजते खोजते दक्षिण अफ्रीका के सबसे निचले तट पर, यहाँ तक टॉप एंड तक पहुंचता है यहाँ पर। और यहाँ पहुंच के उसको कुछ नहीं मिलता है, आगे की यात्रा वो नहीं कर पाता है, और पुनः यहाँ से वो लौटता है और इस जगह का नाम रखता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, इसको हिंदी में हम लोग आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, और आगे चल के फिर इसका नाम उत्तम आशा अंतरिक्ष हो गया। लेकिन अभी तक इनके मन में जो लालसा थी भारत आने की, पूर्वी देशों से व्यापार करने की, वो खत्म नहीं हुई थी। और इनके लगभग 10 साल बाद, 1487-88 में ये आए थे बार्थोलोम्यो डियाज, और इनके 10 साल बाद पुर्तगाल का ही एक नाविक अपने साथ कुछ नाविक बेड़ा लेकर के भारत की खोज के लिए निकलता है, और उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के किनारे किनारे बार्थोलोम्यो डियाज के रास्ते का अनुसरण करते करते केप ऑफ गुड होप आया, और यहाँ से उसको भारत आने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन उसको ये आइडिया दिया, पथ का प्रदर्शन किया, रास्ता दिखाया गुजरात के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। गुजरात का एक व्यक्ति था अब्दुल मजीद, और उसने पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया, और ये भारत आ गया 1498 ईस्वी में कालीकट। ऐसा हम सभी ने पढ़ा है, यहाँ तक की जानकारी सभी जानते हैं कि कालीकट में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, और इसको ही भारत के समुद्री रास्ते के खोज का श्रेय देते हैं। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, नहीं, भारत के समुद्री रास्ते का खोज वास्को डी गामा ने किया। तो जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया, तो यूरोप वासियों को भारत आने का समुद्री मार्ग मिल गया।
उसके बाद तो फिर बहुत सारी कंपनियां आई। धीरे धीरे हम इन सभी कंपनियों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे कि वो कंपनियां आकर क्या की, कैसे कहां पर अपना कोठी स्थापित किया, अपने व्यापार का प्रसार कैसे किया और भारत के पर पूरा अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। लेकिन अब तक के पढ़ाई में हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी तक हमारे पास वस्तुनिष्ठ क्या क्या आ रहे हैं। सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ इन्हीं 4-5 कंपनियों से आते हैं। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की कंपनी का आगमन हुआ, डच का 1595 ईस्वी में आगमन हुआ, अंग्रेज का 1600 ईस्वी में आगमन हुआ, डेन का 1616 ईस्वी में आगमन हुआ और फ्रेंच का 1664 ईस्वी में आगमन हुआ। थोड़ा सा हम लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कहीं कहीं यहाँ पर जैसे पुर्तगाल के बाद डच है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाल के बाद अंग्रेज है। कंपनियों का आगमन और कंपनियों की स्थापना, इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमने उसको लिख दिया है। और कंपनी के नाम को भी हम लोग याद रखेंगे कि जिस नाम के रूप में हम लोग आज जिस कंपनी को प्रचलित पाते हैं, पहले उसका नाम वही नहीं था, कुछ दूसरा भी नाम था, इसलिए इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी और इसको हम लोग एस्तादो द इंडिया कहते थे। ये मार्केबल चीज है, इन सारी बात को याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में अब ऐसे ही पूछा जा रहा है। अब सीधे फ्लैट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कुछ अंदर तक भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसके बाद था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम तो बाद में आया, पहले इसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। बाद में इसका नाम आगे चल के अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ और इस कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी का स्थापना किया था। आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले वोक कहते थे। वोक का मतलब वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग वोक VOC कहते थे और इसका पूरा नाम है वेरिंग द ओस्ट इंडीसे कंपनी। इसका स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद हुआ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम लोग द इंडेस ओरिएंटलेस भी कहते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग द इंडेस ओरिएंटलेस कहते हैं। आगे चल के एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये जब कंपनियां आई तो अपना प्रथम व्यापारिक कोठी, जिसको कि ये लोग फैक्ट्री बोलते थे, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाए, उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एस्तादो द इंडिया, उसके पूरे क्षेत्र को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। ये 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के साथ आई और इसका सबसे पहला कोठी कोचीन में बना। कोचीन भारत के इस जगह पर है। 1503 ईस्वी में कोचीन में ये कोठी बना, फैक्ट्री बना पुर्तगाल का। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कोठी जो है वह सूरत में, सूरत इस जगह पर है, सूरत में 1608 में, उस समय 1608 ईस्वी में, उस समय जहांगीर यहाँ के राजा थे। थोड़ा सा इसके साथ भी प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कहीं मसूलीपट्टनम लिखा रहता है और कहीं कहीं सूरत लिखा रहता है। उसकी कहानी ये है कि जहांगीर यहाँ के राजा थे और उन्होंने एक बार तो यहाँ पर आज्ञा दे दिया कि तुम लोग कोठी बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, लेकिन कुछ कारणवश उस आज्ञा को पुनः वापस ले लिया गया। तो यहाँ काम तो शुरू हुआ कोठी बनाने का, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम, इसको मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कुछ भी कहा जाता है, 1611 ईस्वी में यहाँ पर इन्होंने अपनी तैयार कोठी बनाई, तैयार फैक्ट्री बनाई। ये अधूरा रह गया था 1608 में, बाद में चल के 1613 ईस्वी में ये पूरा हुआ था। 1613 ईस्वी में इसका काम पूरा हुआ था, लेकिन सबसे पहले अगर कहा जाए तो काम लगा था सूरत में और बन के तैयार हुआ था मसूलीपट्टनम में। दोबारा 1613 ईस्वी में अंग्रेजों की कोठी सूरत में बन के तैयार हुई। ये अंग्रेज हो गए। तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी वोक। ये भी मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, यहाँ भी
इससे पहले अंग्रेजों से पहले 1605 ईस्वी में डचों की कंपनी, डचों की फैक्ट्री सबसे पहले तैयार थी डच 1605 ईस्वी में। उसके बाद एक और है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में ट्रावनकोर, तंजौर जिला का एक जगह है ट्रावनकोर, 1620 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1616 में हुई थी, लेकिन 1620 ईस्वी में यहाँ पर तंजौर है ट्रावनकोर, यहाँ 1620 में डच अपनी फैक्ट्री स्थापित किए। इस तरह से ये जो आते गए अपने अपने व्यापार के लिए जगह, अस्थायी जगह बनाते गए। उस अस्थायी जगह को ये लोग फैक्ट्री कहते थे, कोठी कहते थे। उसी तरह सबसे अंत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इसको द इंडेस ओरिएंटलिस कहते हैं, जिसकी स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। और यह सूरत में 1668 ईस्वी में अपना फैक्ट्री बनाती है। फिर यहीं पर सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांस की कोठी बनती है। ये कहानी अभी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। इसके बाद बहुत सारे काम ऐसे हुए जो कि ये व्यापारिक कंपनियां आकर के भारत में की। जैसे पुर्तगाली आए, बहुत व्यापार करने के क्रम में बहुत जगह को इन्होंने अपना अधिकार जमाया, बहुत जगह पर अपनी कोठी बनाए, फैक्ट्री बनाए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आगे से देखते हैं फिर से कि कौन सी कंपनियां आई और वो भारत में क्या क्या काम